बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमरीकी वफ़द के बाद पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान सादिक ख़ान काबुल पहुँच चुके हैं। 2 रोज़ा इनका दौरा है। इस दौरे की मसरूफ़ियात के हवाले से आपको बताना है। और ये जो अमरीकी वफ़द आया था अपना कैदी छुड़ा कर ले गया है। जॉर्ज ग्लिज़मैन, ये तकरीबन 2 साल पहले 2022 में तकरीबन ये इसको गिरफ़्तार किया गया था अफ़गानिस्तान में। ये एक विज़िटर के तौर पर, सयाह के तौर पर अफ़गानिस्तान आया था, अमरीकी शहरी। और फिर अफ़गानिस्तान और अमेरिका के माबेन बैकडोर इस हवाले से राब्ते हुए, मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाबी से दो चार नहीं हो सके। यानी अमेरिका को इस सिलसिले में नाकामी का सामना करना पड़ा अपने शहरी की रिहाई के सिलसिले में। कुछ महीने पहले आपको याद है कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 2 अमरीकी शहरियों को रिहा किया अफ़गान तालिबान ने, और इसके बदले पर अफ़गान तालिबान ने अपना एक शहरी जो है, अपना एक रहनुमा, उसको रिहाई दिलवाई थी। अब ये जो जॉर्ज ग्लिज़मैन नामी सयाह है, इसको ले जाया गया है अफ़गानिस्तान से, इसको बाकायदा तौर पर रिहा कर दिया गया है। इसमें कोशिशें की गई हैं यूएई की तरफ से और कतर की तरफ से। अमेरिका ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो एक एलामिया जारी किया गया है, उसमें कतर का और यूएई का मुत्तहिदा अरब इमारात का शुक्रिया अदा किया है। इस शुक्रिया वाले एलामिया में अफ़गानिस्तान के तालिबान का ज़िक्र नहीं है। ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी थे अफ़गानिस्तान के लिए किसी ज़माने में अमेरिका के, ये भी इस वफ़द में शामिल थे। और इनका काबुल में मौजूद होना, इनकी तस्वीर आना, कल की वीडियो में मैंने आपको तफसीलन बताया था कि एक बहुत अचानक ये दौरा था, बहुत इंटरेस्टिंग दौरा था। बहुत लोग जो है वो हैरत में मुब्तला थे कि अचानक अमरीकी वफ़द कैसे आ गया, क्योंकि ये पहला अमरीकी वफ़द का दौरा था जब से अफ़गान तालिबान जो हैं ये बरसर इक़्तिदार आए हैं। अफ़गान तालिबान के साथ बराह रास्त बातचीत, ये आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। गो कि इसमें कतर और यूएई का किरदार है, इसमें इस किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कैदियों के तबादले के हवाले से बात हो रही थी, तो इसमें एक अफ़गान शहरी मोहम्मद रहीम वल्द मोहम्मद जमाल ख़ान, जिसका ताल्लुक़ निंगरहार से है, और इसका बुनियादी ताल्लुक़ जो है ये हिज़्ब इस्लामी मौलवी खालिस ग्रुप से है। एक तो हिज़्ब इस्लामी इंजीनियर गुलबद्दीन हिकमतयार की है, ये जो दूसरा ग्रुप है हिज़्ब इस्लामी मौलवी खालिस का, ये इससे ताल्लुक़ रखते थे। और इस मोहम्मद रहीम को अमेरिका ने गिरफ़्तार किया था अफ़गानिस्तान के सूबा निंगरहार से, इस इल्ज़ाम में कि ये अलकायदा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहुत उम्मीद की जा रही थी कि ये मोहम्मद रहीम जो ग्वांतानामो बे में क़ैद हैं, इसको रिहाई दिलवाई जाएगी इस अमरीकी शहरी के बदले में। इससे पहले भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी शहरियों के हवाले से बताया था कि हमारे पास कुछ अमरीकी शहरी मौजूद हैं, हमारे पास ज़ेर हिरासत हैं। और आज हम ये कंफर्म आपको बता सकते हैं कि वो अमरीकी शहरी जो था वो एक जॉर्ज ग्लिज़मैन था। एक अफ़गान निजाद अमरीकी शहरी भी है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो अभी तक अफ़गान तालिबान की क़ैद में है। और इस हवाले से बहुत धमकियाँ महज़ बयानात भी अमरीका की तरफ से आ चुके हैं, और ये बताया जा चुका है कि अगर इसके बाद जो है ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ग़ालिबन ये बयान दिया था कि अगर इसके बाद कोई अमरीकी शहरी तालिबान की क़ैद में हुआ तो इसके नताइज जो हैं ये भयानक बरामद होंगे। ये हो सकता था कि यूएई के हवाले किया जाता इस अमरीकी शहरी को, ये हो सकता था कि कतर के हवाले किया जाता, खामोशी से हवाले कर दिया जाता और फिर ये अमरीका पहुंच जाता। अमरीकी वफ़द को ख़ुद आना पड़ा अफ़गानिस्तान। अमरीकी वफ़द को ज़ल्मे खलीलज़ाद की खिदमत लेना पड़ी। ज़ल्मे खलीलज़ाद, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो शख्सियत है अमरीका के लिए जिसने अफ़गानिस्तान में बहुत काम किया है। ये अफ़गानिस्तान में नुमाइंदा ख़ुसूसी थे, और यही ज़ल्मे खलीलज़ाद जो थे ये दोहा कतर मुआहदे पर इसने अमेरिका की तरफ से दस्तखत किए थे। अफ़गान तालिबान की तरफ से दस्तखत जो हैं ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने किए थे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है अफ़गानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के तनाज़ुर में। और ये ताल्लुकात जो हैं आइंदा दिनों में बढ़ने का भी इम्कान है, क्योंकि एक तो अफ़गान तालिबान ने ख़ुद अमेरिका की बात ना मानकर ये बताया है, ये साबित करने की कोशिश की है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमारी एक आज़ाद जो है वो पॉलिसी है। बीच में अमेरिका को कतर और यूएई की मदद लेना पड़ी। तो ज़ाहिर है कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त अफ़गान तालिबान के अज़ाइम क्या हैं, और इस वक्त अफ़गान तालिबान जो हैं ये किस कदर वहाँ पे अपनी पोजीशन जो है या जो अपना कंट्रोल है अफ़गानिस्तान के ऊपर वो बताना चाह रहे हैं, वो दुनिया को साबित करके बताना चाह रहे हैं।
امریکی وفد کا ایک ایسے ملک میں آنا کہ جس ملک کی حکومت کو اس نے ابھی تک باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب امریکہ اور افغان طالبان کے مابین معاہدہ قطر یا دوحہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں دنیا کو پتہ تھا، پہلے سے پتہ تھا، اور شاید یہ امریکی بھی جانتے تھے کہ وہ اگر افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب سیدھا یہی ہے کہ مستقبل میں اقتدار جو ہے یہ طالبان کے ہی حوالے کیا جانا ہے۔ امریکہ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ 20 سال اگر افغانستان کے اندر ایک مزاحمتی ایک گروپ تھا، مزاحمت اگر کسی نے کی تھی تو وہ طالبان ہی تھے۔ اب طالبان جو ہیں یہ اس وقت بھی ان کے پائے کا، ان کے مقابلے کا کوئی دوسرا گروپ نہیں تھا جو اس طریقے سے مزاحمت کرتا۔ گو کہ حزب اسلامی جو انجینئر گلبدین حکمتیار والی حزب اسلامی ہے اس نے مزاحمت کی تھی کچھ صوبوں میں، لیکن اوورال اگر آپ افغانستان کے طول و عرض میں دیکھیں تو سب سے زیادہ مزاحمت جو تھی وہ طالبان کی طرف سے آئی تھی، اور اسی لیے امریکہ نے مذاکرات بھی صرف طالبان کے ساتھ کیے۔ اب جو پہلی دفعہ افغان طالبان برسر اقتدار آئے تھے تو ان کا پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول نہیں تھا، جیسے وادی پنجشیر یا شمالی علاقے جو تھے یہ طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ آج افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کا پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے۔ کچھ رپورٹس ایسی بتاتی ہیں، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغان طالبان پورے افغانستان پر کنٹرول نہیں رکھتے، اور یہ جو ان کے کنٹرول میں علاقے نہیں ہیں یہاں پر کچھ شدت پسند تنظیمیں جو ہیں یہ عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، لیکن افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کا پورے کے پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے۔ تو ایک ایسے ملک میں کہ جس کو باقاعدہ طور پر امریکہ نے تسلیم نہیں کیا، دنیا کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا، وہاں پہ امریکی وفد کا آنا اور بطور ایک حکومت کے ان کے ساتھ مذاکرات، یہ نہیں ہے کہ امریکی وفد آیا ہے اور انہوں نے ایک گروپ کے ساتھ یا ایک گروہ کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ امریکی وفد اگر انگیج رہا یا یہ حکام اگر انگیج رہے بذریعہ UAE بذریعہ قطر تو وہ افغان حکومت کے ساتھ انگیج رہے، تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی بھی قرار دی جا رہی ہے افغان طالبان کی۔ گو کہ یہ اب قیدیوں کا تبادلہ ہے۔ اس شخص کو جارج گلیزمن کو کن الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بطور وزٹر افغانستان آیا تھا، یہ سیر و سیاحت کے لیے آیا تھا، اور ایسے وقت میں آیا تھا کہ جب افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو چکا تھا، افغانستان کے اوپر طالبان کا کنٹرول تھا، اور ایک امریکی شہری آتا ہے، ایک امریکی سیاح آتا ہے اور وہ سیر سپاٹا کرنا چاہتا ہے کابل کا یا باقی شہروں کا۔ تو بہرحال اس میں کیا شرائط و ضوابط طے ہوئی ہیں، کن شرائط کے تحت اس شہری کو رہا کیا گیا ہے، بدلے میں کیا لیا ہے، کیا حاصل کیا ہے افغان طالبان نے، اس کی تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن ایک توقع کی جا رہی تھی کہ اس کے بدلے میں کچھ افغان شہریوں کو رہائی ملے گی، وہ رہائی نہیں مل سکی ہے البتہ۔ زلمے خلیل زاد اور امریکی وفد جو ہے یہ افغانستان سے واپس جا چکا ہے، اپنے قیدی کو چھڑا کر لے جا چکا ہے، اور بیچ میں جو 3.5 مہینے کا گیپ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں رابطوں کے حوالے سے، بیک ڈور رابطے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جاری تھے۔ سلسلہ جو تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ برمل ضلع میں پکتیکا میں جو پاکستان نے فضائی کارروائی کی تھی یہ عین اس وقت کی تھی جب پاکستان کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان محمد صادق خان کابل میں موجود تھے، اور ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا تھا مولوی عبدالکبیر نے، اور عین اسی وقت یہ بمباری ہوئی اور یہ ساری جو سفارتی کوششیں تھیں یہ سبوتاژ ہو گئی تھیں۔ تو محمد صادق خان کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ کابل پہنچ چکے ہیں، 2 دن کا ان کا یہ دورہ ہے، اور اس دورے کے دوران وہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملاقات کریں گے، اور امکان ہے کہ ان کی ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ اور باقی جو افغان حکام ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوں۔ بیچ میں یہ جو مسائل آئے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، تعطل آیا، دونوں ملکوں کے بیچ میں انگیجمنٹ نہیں رہی، اب دونوں ملکوں کے جو حکام ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ان کو آپس میں انگیج کرنے کے لیے محمد صادق خان نے ایک بار پھر سے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ ان کوششوں کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ بیچ میں پاکستان کی طرف سے افغان سرزمین کے حوالے سے بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے، الزام لگایا جاتا رہا ہے، اور کچھ کہا گیا پاکستانی حکام کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ حملے ہوئے ان کے کچھ شواہد بھی افغان حکام کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اب یہ تفصیل تو بعد میں آئے گی کہ محمد صادق خان پاکستانی حکام کا کیا پیغام لے کر گئے ہیں اور وہاں سے کیا پیغام لے کر واپس آتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ یہ کوششیں جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر جو نظر آنے والی کوششیں ہیں ان کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے۔ بیچ میں آپ کو پتہ ہے تجارت بھی بند ہو گئی تھی، تورخم سرحد کو بھی بند کر دیا گیا تھا، اب تورخم سرحد جو ہے اس کو تجارت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ جمعے کا دن بتایا گیا تھا کہ عام پیدل آمد و رفت کے لیے بھی اس کو کھول دیا جائے گا، لیکن جو بتایا گیا ہے کہ امیگریشن ٹرمینل جو ہے یہ فائرنگ کی زد میں آئی تھی، اور اس کا مرمتی کام جب مکمل ہوگا تو پیدل آمد و رفت بھی کھول دی جائے گی۔ جمعے والے دن یعنی آج کے دن یہ آمد و رفت کھولی نہ جا سکی۔
मोहम्मद सादिक खान क्या लेकर आते हैं, अपनी कोशिशें जो उनकी हैं उसमें वो किस कदर कामयाब होते हैं, ये आइंदा 1-2 रोज़ में पता चल जाएगा कि क्या वहाँ पे सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान से एक अफसोसनाक खबर है। ग्रिश्क एक जहाँ पे इलाका और यहाँ पे एक धमाका हुआ है, IED ब्लास्ट हुआ है, 17 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं और इसमें 5 अफराद के बारे में बताया गया है कि ये शदीद ज़ख्मी हैं। इसी तरह बन्नू खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है, यहाँ पे हवैद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक पुलिस एहलकार को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। नसरुल्लाह के नाम से इसकी शनाख्त हुई है और ये अफसोसनाक वाक़यात का तसलसल जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। इसी तरह के कुछ अफसोसनाक वाक़यात जो हैं ये बलूचिस्तान में भी हुए हैं, वहाँ पर भी जानी नुकसान हुआ है। उसकी तफसील भी मैं अगली वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, अगर इसमें कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो ज़ाहिर है कि ख़ित्ते की सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी बड़ा तेज़ी के साथ उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में जो शदीद तरीन कशीदगी हम देख रहे हैं, जिस तरीके से एक पार्लिमानी कमेटी का सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हुआ, आर्मी चीफ़ ने उसमें ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसमें शिरकत की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उसमें शरीक हुए। उस इजलास से PTI ने तो बाइकआउट का ऐलान किया था, लेकिन उस इजलास में भी जब ब्रीफिंग दे रहे थे आर्मी चीफ तो उन्होंने बताया कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इसके ताने बाने अफ़गान सरज़मीन के साथ मिलते हैं। बन्नू कैंट का जो हमला था उसमें बताया गया था कि 6 जो हमला आवर थे उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था। जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैकिंग का जो वाक़या था उसमें भी बताया गया था कि हमला आवर जो थे उनका अपने हैंडलर्स के साथ अफ़गानिस्तान में रब्ता था थ्रू सैटेलाइट फ़ोन। तो ये बहुत सारे इल्ज़ामात, और फिर जब यहाँ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो फिर वहाँ से जवाबी इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि मस्तूंग बलूचिस्तान में दाइश के ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पाकिस्तान की सरज़मीन जो है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ये दो तरफ़ा जो बयानात हैं, दो तरफ़ा जो इल्ज़ामात हैं, इसकी वजह से लग ये रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। मोहम्मद सादिक खान अपनी कोशिशों में किस कदर कामयाब ठहरते हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए। मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए और मुझे ये ज़रूर बताया कीजिए कि आप कहाँ से, कौन से शहर से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और मुझे ये भी ज़रूर बताया कीजिए कि इस सिलसिले को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।